हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने एफआर में 60 कैसे लाया था। जो मई 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें आई स्कोर्ड 60 एग्जाम्शन इन एफआर। तो आई विल शेयर माय स्ट्रेटजी विथ यू ऑल। आप लोगों की स्ट्रेटजी कुछ अलग हो सकती है। शायद अभी एग्जाम को 60 दिन बाकी है और आपने पढ़ाई करना शुरू कर भी दिया होगा, लेकिन आई एम थिंकिंग कि अगर आप ये वीडियो आज देखते हो तो उसका श्योरली आपको बहुत फायदा होने वाला है आगे जाके। अभी भी 60 डेज बाकी है, तो आप चाहे तो आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज कर सकते हो, या फिर अगर इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक यू कैन फॉलो द स्ट्रेटजी। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखो। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मैंने क्या सारे पॉइंट्स ध्यान में रख के पढ़ाई की थी और जिससे मुझे एग्जाम्शन लाने में आसानी हुई थी। तो अगर आपको लगता है तो यू कैन फॉलो द सेम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा एफआर के लिए, वो है कि प्लीज डोंट इग्नोर द कॉन्सेप्ट्स। बहुत लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लिया और सारे क्वेश्चंस रट्टा मार लिए, हो गया काम। सेम क्वेश्चन आया तो कर लेंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे। और कुछ टेस्ट सीरीज लगाते हैं। टेस्ट सीरीज में क्या करते हैं लोग, सेम एफआर का मॉड्यूल का ही क्वेश्चन उठा के देने वाले आप लोगों को, और आपको लगता है कि अरे हाँ पढ़ाई हो गई, सेटिस्फाइड। बट द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। तो अभी कैसा करना है आप लोगों को, जैसे मैंने किया था मैं आपको बताता हूँ कि एक चैप्टर लो, कोई भी एक इंडेक्स लो। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स 109 ले लिया आपने, तो इंडेक्स 109 इतना बड़ा हो जाता है कि अगर आप सोचते हो कि जाने दो कॉन्सेप्ट्स भाड़ में गए, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे फोकस करता हूँ। लेकिन क्वेश्चंस करने के टाइम पे 2-4 क्वेश्चंस आप करते हो, फिर बाद में लगता है कि अरे उस क्वेश्चन में ऐसा अकाउंटिंग किया था, इस क्वेश्चन में ऐसा अकाउंटिंग किया है, पता नहीं क्या है, ठीक है छोड़ो, ध्यान में रखता हूँ ये सब। वो आगे गए 20, 30, 40th सम में कहीं और ही एंट्री किया होगा, तो आप बोलोगे कि हाँ पहले सम में ऐसा किया था, दूसरे सम में ऐसे किया है, तीसरे सम में ऐसे किया है, याद रख लिया, नेक्स्ट इंडेक्स। ऐसे कितनी चीजें याद रखोगे तुम लोग? एट द एंड आपको कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप लाना ही पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट्स पे अगर आपका ग्रिप है ना, तो आपको ऐसे ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा कि हाँ इस सम में ऐसे किया था, उस सम में वैसे किया था। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो यू नो कि अगर ऐसा ऐसा पूछा है तो ऐसा ऐसा आंसर है। भले कुछ भी आप इधर का उधर चेंज करके दे दो तो भी चलेगा, लेकिन आई नो द कॉन्सेप्ट सो आई कैन डू द सम। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टार्ट स्टडीइंग इन like sync. Do the concepts, then do the questions. Do the concepts, do the questions. और ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ, बस क्वेश्चंस मत करो। लेकिन ये सब सिर्फ ए कैटेगरी का बता रहा हूँ, बी कैटेगरी का अलग है। जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हो, मैंने 2 ही कैटेगरीज बनाई है। सी कैटेगरी मैंने बनाई ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी प्ले कर रही है कि सी इज सी, ए एंड बी इज एनीथिंग इंपॉर्टेंट, एंड सी कैटेगरी नहीं करेंगे और उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है अगर आप सी कैटेगरी इग्नोर करते हो तो सी कैटेगरी है ही नहीं हमारे वीडियो में। हमारी कैटेगरी 2 ही है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी। बोथ कैटेगरीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बी कैटेगरी का अलग स्ट्रेटजी है, ए कैटेगरी का अलग स्ट्रेटजी है, लेकिन यू हैव टू डू एवरीथिंग। ट्रस्ट मी, यू हैव टू डू एवरीथिंग। कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। अगर आपको एग्जाम्शन लाना है तो ट्राई टू डू मैक्सिमम। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कुछ छोड़ना नहीं है, दैट इज इन ह्यूमन। ह्यूमन नेचर ऐसा ही है कि हम कुछ ना कुछ तो छोड़ेंगे ही, मैंने भी छोड़ा था, लेकिन हमें पूरा करने की कोशिश जरूर करनी है। क्योंकि कैसा होता है, सी कैटेगरी में बहुत से इंडेक्स देते हैं लोग कि सी कैटेगरी पूरा 10-15 इंडेक्स है सी कैटेगरी में। अरे लेकिन एग्जाम में आता है उससे भाई, उससे आता है एग्जाम में। और ऐसा नहीं है कि उसका नहीं करेंगे, बस एक कैटेगरी का सॉल्व करके आ जाएंगे तो हमें 100% एक्यूरेसी से पूरा 70-80 आ ही जाएगा। हम एक कैटेगरी में भी गलती कर सकते हैं ना, तो उसके टाइम हमें फॉल बैक ऑप्शन क्या होता है, सी कैटेगरी होता है। मेरे लिए वही था, ए कैटेगरी का बड़ा सम आ गया, कुछ तो नहीं याद आया, सॉल्व नहीं हो रहा है, स्टेप्स ही याद नहीं आ रहे, तो व्हाट कैन वी फॉल बैक ऑन? वी कैन फॉल बैक ऑन द सी कैटेगरी। सी कैटेगरी इज इजी कॉन्सेप्ट, सो डोंट इग्नोर सी कैटेगरी। तो पहला पॉइंट था कि कॉन्सेप्ट्स एंड सम्स टुगेदर वी डू। देन मूविंग फॉरवर्ड, जो बी कैटेगरी मैंने दिया है उसका कॉन्सेप्ट्स नहीं किया तो भी चलेगा। अभी आप बोलोगे कि अरे बी कैटेगरी में तूने बहुत सारे इंडेक्स डाल दिए, और हाँ लेकिन वो बी कैटेगरी ही है, क्योंकि ए कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ए कैटेगरी में आपका 50-60 कवर हो जाएगा इजीली। वेटेज 50-60 वेटेज इधर ही हो जाने वाला है तुम्हारा। तो बी कैटेगरी में जाने के टाइम आप कैसा करो, पहले सम्स ले लो, कॉन्सेप्ट्स नहीं किए तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर के तुमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट्स 1 पेज 2 पेज के, कंसाइज कॉन्सेप्ट्स 1-2 पेज के मैक्सिमम होंगे, तो वो नहीं पढ़े तो भी चलता है, क्योंकि सम्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। द सम्स विच यू विल स्टार्ट डूइंग, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसमें इतना डीप एंड थोरो कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है कि यार एक दिन पूरा गया मेरा इंडेक्स 41 में। तो बी कैटेगरी इज समथिंग लाइक दैट, विच यू कैन फोकस ओनली द क्वेश्चंस, जस्ट डू द क्वेश्चंस, कीप ऑन डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ ऑल द बी कैटेगरी, एंड आपका 15-20 मार्क्स का ग्रिप आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप बोलते हो कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं अच्छे से, जैसे तूने ए कैटेगरी का बताया वैसे ही मैं बी कैटेगरी का भी करूंगा, तो वेल एंड गुड, यू कैन स्टार्ट रीडिंग द कॉन्सेप्ट। लेकिन एक फायदा ऐसा है कि बी कैटेगरी का कॉन्सेप्ट रीडिंग में आपका ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पूरा मॉड्यूल खोल के एक एक कॉन्सेप्ट का एक एक पेज पढ़ते बैठो,
बहुत से कंसाइज नोट्स होते हैं, बहुत से कंसाइज चैप्टर्स होते हैं, चार्ट बुक्स होते हैं, जिससे आप शॉर्ट पेज पे, एक ही पेज पे सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है, या तो एक 2-3 पेज पे सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो प्रेफर दैट, यू रेड दैट देन वेंट टू द सम्स। लेकिन ये मैं ए कैटेगरी का बता रहा था। बी कैटेगरी में वो स्किप किया तो भी चलने वाला है, लेकिन करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, करने से अच्छा ही होगा, टाइम है तो कॉन्सेप्ट्स फास्ट रीड करके क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो, इज व्हाट आई वांटेड टू से फॉर बी कैटेगरी। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि आप ये सम्स अभी जो कर रहे हो ना, तो एफआर इज द लाइक फर्स्ट ग्रुप में बहुत वास्ट हो जाता है एफआर, बहुत से क्वेश्चंस है, बहुत कॉन्सेप्ट्स है, बहुत इंडेक्स है, पूरा डिटेल में घुस के कहाँ पे इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट और एनआरवी एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कहाँ पे ऐसा लिखा है, कहाँ पे वैसा लिखा है, तो बाद में इधर पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो कुछ सम्स ऐसे होते हैं कि जो आपको नींद से उठाओ ना तो भी आप कर पाओगे, क्योंकि आपको आता है। मतलब अभी एक चीज होती है कि नहीं आता है और एक होता है आता है मुझे, तो बहुत से ऐसे सम्स होंगे कि अरे हाँ तू दे दे भाई, आता है मुझे, मैं सॉल्व कर पाऊंगा। लेकिन कुछ सम्स ऐसे होते हैं ना कि हाँ ये आता है लेकिन एक बार देखना पड़ेगा, हाँ मतलब मुझे पता है मैं कर पाऊंगा, तो दिया स्टार्ट किया, हाँ इसके बाद क्या था याद नहीं आ रहा है कि स्टेप में या ऐसा करूँ कि वैसा करूँ, ऐसे बहुत सम्स होने वाले तुम्हें। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट का वेट मत करो किसी का, आप एक काम करो, खुद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट बनाओ, और लिस्ट नहीं बनाया तो भी चलेगा, सीधा एक रेड पेन खरीद के वाला, एक ग्रीन ऑरेंज कोई भी पेन लो और स्टार, एलडीआर, लास्ट डे रिवीजन, स्टार, सर्कल, जो भी शेप आपको चाहिए वो शेप करके रख दो। और वो क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम के दिन देखने, एग्जाम के एक दिन पहले भी नहीं, एग्जाम के दिन देखने। तो मैं बताऊंगा एग्जाम का लास्ट कैसा होता है, लास्ट 3-4 डेज। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट अलग होता है कि दोस क्वेश्चंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, वो आपको डिफिकल्ट जाता है। कोई और कैसे बता सकता है कि यार इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए, या फिर तुम्हें क्या डिफिकल्ट जाता है, वो तो खुद तुम ही जानते हो ना। तो तुम्हें जो सम्स इंपॉर्टेंट लगते हैं या तुम्हें जो सम्स डिफिकल्ट लगते हैं वो शायद किसी और को नहीं लगते होंगे, तो वो शायद वो स्किप कर सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में से, और वो आ गया तो मैं तो ऐसा बोलूंगा, मैंने क्या पर्सनली किया था, मेरे खुद के क्वेश्चंस के लिस्ट थे कि हाँ ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आते, या फिर ये मैं एक बार देखूंगा तो भी मैं भूलने वाला हूं, मुझे पक्का पता है मुझे एग्जाम के दिन ही देखना पड़ेगा। ये रेवेन्यू चैप्टर, रेवेन्यू के इंडेक्स में ऐसे 2-4 सम्स थे कि यार बहुत ही कंफ्यूजन होता था, तो मैं बार बार देखता था वो सम्स ताकि आ गया तो मिस ना हो जाए। तो आपका खुद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट होना चाहिए, या तो लिस्ट बनाओ, या तो लिस्ट में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है तो सारे पेजेस पे स्टार 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 करते जाओ। लेकिन प्रेफरेबली मैं क्या बताऊंगा कि एक नोटबुक ही बनाओ छोटी सी, और उस पे हर एक पेज पे एक इंडेक्स का नाम लिखते जाओ, हर एक पेज पे इंडेक्स का नाम लिखते जाओ, 30-40 पेजेस भर जाएंगे आपके उसमें, और उस पेज, हर एक पेज पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नंबर होगा तुम्हारा, जो भी क्वेश्चन बैंक या फिर जो भी मॉड्यूल आप यूज कर रहे हो ना, उसका क्वेश्चन नंबर होगा। तो लास्ट डे पे कैसा होगा, आपका वो जो आपने मार्क किया या फिर इंपॉर्टेंट लिखा है ना, वो ढूंढने में टाइम भी नहीं रहेगा कि कहाँ पे एलडीआर लिखा है, ये पलटने में बहुत टाइम जाता है। तो इफ यू नो कि इंडेक्स 115 में 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम, उसका नंबर पता है, नंबर और पेज नंबर भी लिख लो चाहे तो, बिकॉज द लास्ट डे एंड एग्जाम डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज गोल्ड एट दैट टाइम। तो पेज नंबर भी लिख लो कि ये क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 11.3, गए देख लिया हो गया, देख गए देख लिया हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट, योर ओन लिस्ट में बताऊंगा। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपको क्या डिफिकल्ट जाता है, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपको क्या आता है। तो योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट शुड बी देयर, किसी और की नहीं, मेरी नहीं, किसी और की नहीं। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट आप खुद बनाओगे और आप खुद वो फॉलो करोगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप खुद फ्रीक्वेंट रिवीजन में रख के उस पर ग्रिप लाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी चौथा पॉइंट ऐसा है कि जो ए कैटेगरी के चैप्टर्स मैंने बताया है, तो उसमें भी कैसा होने वाला है आपका कि कॉन्सेप्ट्स आर टू मच, एंड जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर एक जगह पे इनिशियल रिकॉग्निशन का ट्रीटमेंट अलग है, फिर कहीं पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूलेज है, कहीं पे कुछ अलग है, कहीं पे कुछ अलग है, तो बाद में आपका ब्रेन कंफ्यूजन स्टार्ट करना शुरू कर देने वाला है। चलो बी कैटेगरी का एक बार साइड में रखते हैं, ए कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ए कैटेगरी का यू हैव टू कीप इट इन फ्रीक्वेंट रिवीजन। इंडेक्स 109 इंडेक्स 115 कर लिया, यू नो द कॉन्सेप्ट्स गुड, यू मूव ऑन टू एसएफएम। अगेन आफ्टर 7 days of SFM, when you come back to FR, you have forgotten things. So the most important thing for A category in FR is keep in frequent touch with the index. And एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो keep in touch with the sums पे ही आपको फ्रीक्वेंट टच रखना है, कॉन्सेप्ट्स पे आपको समझ के रखना है। कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ के कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होने वाला है। एक बार कॉन्सेप्ट्स आपने समझ लिए तो कीप इन फ्रीक्वेंट टच विद द सम्स, बिकॉज दोज आर गोइंग टू हेल्प यू ऑन द लास्ट डे। लास्ट डे थोड़ी ना कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ने वाले हो, तो वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट किया है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं कोई इंडेक्स में से कि हर एक एक करना जरूरी है, तो एफआर होने के बाद भी जब आप बाकी के कोई सब्जेक्ट्स कर रहे हो फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप में से, स्टिल कीप इन टच विद द ए कैटेगरी के सम्स। दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट, ठीक है।
तो अभी 5th पॉइंट था न्यू सम्स। अभी कैसा होता है, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहे होंगे तो उसमें सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं आए होंगे, आपको लग रहा है कि मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ, तो लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स का आरटीपी, एमटीपी एंड एग्जाम क्वेश्चंस, ये तो आपको फोकस करना ही है, उसमें कुछ अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये। लेकिन कोई न्यू क्वेश्चन आ गया कि अरे ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं है, या फिर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मिला के कुछ अलग ही बना दिया, ऐसा भी होता है, ऐसा करते हैं आईसीआई, तो वो आपने देखा होगा तो अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं देखा होगा तो कैसा होगा, एग्जाम में जाके आप आधा ही सॉल्व कर पाओगे, तो आपको स्टेप मार्किंग करके आधे ही मार्क्स मिलेंगे, 10 में से 5 मिल जाएंगे। लेकिन इट्स बेटर दैट यू सी ऑल द वैरायटी ऑफ द सम्स बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल। तो अगर ऐसे कई दोस्त से या फिर किसी और से पता चलता है कि अरे ये सम तूने देखा क्या, तो नहीं यार नहीं देखा, छोड़ना, नहीं दिखा क्या समय, हाँ ठीक है, एक बार देख लिया, एक बार देखना इज हमेशा बेटर। तो कोई भी नया समय तो देख लो, आरटीपी, एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, कहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कि अरे हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं, नया क्वेश्चन आ गया एकदम से, नहीं, आपको वो क्वेश्चन देखना चाहिए, उस पर घुसो मत, लेकिन एक बार देख लो, देखना इज बेटर, ठीक है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एफआर के लिए बहुत से लोगों का अलग अलग ओपिनियन होगा। कोई बोलता है फर्स्ट पेपर है तो बहुत दिन है हमारे पास, 10 दिन एफआर ही करूंगा, कोई बोलते हैं कि नहीं 2 दिन बहुत हो गए मेरे लिए। तो व्हाट इज प्रैक्टिकल एंड व्हाट इज अ स्टैंडर्ड थिंग इज 4 days। बाकी सारे पेपर्स को आपको मिलने वाला है एक ही दिन, 1.5 दिन मिलने वाला है। तो आईसीआई ने एफआर पहला पेपर रखा है तो कुछ तो लॉजिक होगा उसका, उसके पीछे ऑडिट भी तो रख सकते थे पहले, या फिर कोई भी पेपर रख सकते थे, लेकिन एफआर ही रखा है बिकॉज एफआर इज वास्ट। एफआर का 1-1.5 दिन में होने लायक है ही नहीं। लेकिन लोग कैसे अंडर एस्टिमेट करते हैं एफआर को कि मैं पहले एंड तक मैं ऑडिट करूंगा या फिर एंड तक मैं एसएफएम करूंगा, फिर मैं एफआर को ज्यादा दिन नहीं दूंगा, एफआर को मैं 2 ही दिन दूंगा, 2 दिन में जितना हो सके उतना कर लिया, और फिर एफआर में ही प्रॉब्लम होता है। तो अगर भगवान ने, आईसीआई ने आपको दिया है अनलिमिटेड टाइम दिया है एफआर को, तो अनलिमिटेड तो नहीं लेकिन एटलीस्ट 4 दिन तो लो, मैं बोलूंगा 4 दिन तो लो एफआर का, एक्सक्लूडिंग द एग्जाम डे का 1.5 दिन, 5 दिन हो गए आपके पास। तो जैसा मैंने किया था, मैंने पूरे 4 दिन एफआर किया था। अब कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत ज्यादा हो गया है यार, 3 ही दिन करते, नहीं 4 दिन करो, एक दिन प्लीज कुछ और मत करो, ऐसे मत करो, 4 दिन रिलैक्स रह के पूरा एफआर का पढ़ाई करो, और 5वें दिन जब उठोगे एग्जाम के दिन तो कुछ और मत करो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट बताया था ना, जो आपका खुद का बनाया हुआ है, वो एक बार देख लो, एक बार देख के 5 घंटे 6 घंटे उसमें चले जाएंगे, 12-12:30 बज जाएंगे, और फिर यू हैव टू रिव्यू फॉर द एग्जाम। तो एग्जाम का दिन कंसिडर मत करो एफआर के लिए, ऑनेस्टली जस्ट कंसिडर द 4 days बिफोर योर एग्जाम, नॉट 3 days, नॉट 2 days, 4 days, ट्रस्ट मी, प्लीज 4 दिन एफआर की पढ़ाई करो, बिकॉज 4 दिन जरूरी है एफआर के लिए। भले ही आपका एफआर पे कितना भी अच्छा ग्रिप हो, आपने सम 10,000 बार भी कर लिए होंगे तो भी 4 दिन एफआर को दो, बिकॉज उसके पहले आपने नहीं दिए होंगे एफआर को, उसके पहले आपने रिवर्स कैलकुलेशन में पढ़ाई स्टार्ट की होगी, तो एफआर को वो 4 दिन आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसका उतना बनता है एफआर का, ठीक है। तो 4 days बिफोर द एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लास्ट पॉइंट इज कीप गुड पेस इन द एग्जामिनेशन। अब एफआर का क्या होता है, एक तो पेपर 125 मार्क आता है, उसमें से आपको कोई भी 100 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने ऑप्शन में से, लेकिन कैसा होता है, हम इतना क्या बोलते हैं प्रिसीशन पे इतना अटक जाते हैं ना कि हाँ मैं एक अच्छे से देख के सॉल्व करूंगा, ज़्यादा जल्दी नहीं करूंगा, एकदम संभाल के प्यार से हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और फिर 1 घंटे में दिखता है कि अरे पूरा प्यार बाहर आ गया, अभी पूरा 2-3 क्वेश्चन बाकी, और यू स्टार्ट पैनिकिंग, एंड देन एट दैट टाइम यू मिस ऑन द इजी सम्स, जो आपके पॉकेट वाले मार्क्स है, जो आपके हक के मार्क्स है, वो आप मिस कर बैठते हो, बिकॉज इन द फर्स्ट आवर यू आर वेरी रिलैक्स नहीं बोल सकते, लेकिन यू आर टू कॉशियस, ओवर कॉशियस अबाउट द एग्जाम, ओवर कॉशियस अबाउट प्रिसिशन, ओवर कॉशियस अबाउट गेटिंग रॉन्ग सम्स, सॉल्विंग इट रॉन्ग। तो स्टार्ट से एक एवरेज पेस मेंटेन करो, अबव एवरेज, नॉट स्लो, नॉट टू फास्ट कि बसड़ में कुछ तो कर लिया और गलत हो गया, लेकिन रिलैक्स मत हो जाओ पेपर देख के कि हाँ मैं अभी क्वेश्चन एकदम अच्छे से प्यार से सॉल्व करूंगा, कंसोलिडेशन का सम आ गया या फिर कोई और सम आ गया तो एकदम अच्छे से करूंगा, नहीं, थोड़ा उसमें भी आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि एंड में जाके आपका जो एंड वाले जो सम्स होंगे ना, वो भी उतने इंपॉर्टेंट है ना, वो भी आपको उतने मार्क देने वाले, तो वो उसमें आप कोई भसड़ ना कर बैठो और वहां पे इजी मार्क्स आपके चले ना जाए। तो माय सजेशन इज स्टार्ट विद एवरेज पेस, अबव एवरेज पेस, बट जल्दी भी मत करो लेकिन स्लो भी मत रहो, अच्छे से पेस मेंटेन करके एफआर का पेपर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। एफआर का पेपर इजीली 3 घंटे में होने वाला है, वैसे पेपर नहीं है जो हम ट्रेंड देख रहे हैं लास्ट 2-3 years का, थोड़ा वो स्टूडेंट्स को टफ बनाने के लिए they are going to give a little lengthy paper, so you have to beat ICI and win the race, okay। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि डोंट डिस्कस, मैंने ये गलती की थी, बहुत से लोग करते हैं, एफआर का पहला ही पेपर होता है, और सीए ऐसा कोर्स है जहाँ पे ब्रेन एंड योर साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड इज इक्वल विद द स्टडीज, थोड़ा ऊपर ही है मैं तो बोलूंगा, पढ़ाई थोड़ी कम कर लो लेकिन ये शांत रखो,
FR का पहला पेपर होता है, उसके बाद आपको 7 पेपर देने हैं टोटल, जिनका फर्स्ट ग्रुप है उनको 3 पेपर देने हैं, एंड दैट 3 पेपर्स कैन डिसाइड योर फ्यूचर। सो अगर पहले ही पेपर को अगर आप डाउन हो जाओगे, पहले ही पेपर को अगर आपको लगेगा कि भाई क्या हो गया, क्या कर लिया मैंने, तो आपके पास ज्यादा सोचने के लिए टाइम नहीं है, 1.5 दिन में आपका SFM होने वाला है आगे। तो FR कैन मेक और ब्रेक इट फॉर यू, दिस इज द पेपर विच कैन मेक और ब्रेक इट फॉर यू। आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए इस पेपर के बाद, चाहे पेपर कैसे भी गया हो, आपने कितने भी मैथ्स का अटेम्प्ट किया हो, लेकिन यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड यू शुड नॉट डिस्कस विद योर फ्रेंड्स कि तेरा क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ, ये टैली हुआ कि नहीं, उसका कुछ तो अलग ही दिया था। नहीं, घर पे आओ पेपर के बाद और किसी से बात ही मत करो, रिलैक्स करो जो भी करना है, और SFM की पढ़ाई शुरू करो। मुझे नहीं पता कितने लोग ये सजेशन देते हैं, लेकिन ये फर्स्ट हैंड सजेशन है, जो गलती मैंने की थी, मेरे दोस्तों ने की थी, कि दोस्तों से डिस्कस करके फिर अरे यार मेरा वो टैली नहीं हुआ, शिट, 4-5 घंटे उसमें चले गए। 4-5 घंटों का इंपॉर्टेंस आप जानते हो SFM के पेपर के पहले, तो प्लीज डोंट डिस्कस विद एनीवन। तो FR में इतना ही था। अभी हमारे अटेम्प्ट को मई 2022 में इंडेस 103 से सम आया था, कंसोलिडेशन का, बिजनेस कॉम्बिनेशन का सम आया था, और लास्ट अटेम्प्ट में बोल रहे थे कि वही आएगा, तो लास्ट अटेम्प्ट में भी वही आया था। तो इस अटेम्प्ट में हम सब लोगों को लग रहा था कि 110 से आएगा, लेकिन 110 से नहीं आया, इस बार भी 103 से ही आया। तो कंसेक्यूटिव 2 अटेम्प्ट्स 103 से ही सम आ रहा है। तो ये मेरे साइड से टिप बोल सकते हो, या तो मेरा गट फीलिंग बोल सकते हो कि इस बार 110 से ही श्योर शॉट सम आने वाला है। 110 कंसोलिडेशन से आपको सम जरूर देखने को मिलेगा। वो छोड़ के इंडेस 36, इंडेस 23, इंडेस 105, इंडेस 108, इंडेस 38, इंडेस 1 एंड इंडेस 41 एग्रीकल्चर, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे हैं कि ये सारे इंडेस मुझे लगता है कि इसमें से आपको जरूर 20 मार्क्स का तो मिलेगा ये एग्जाम में। इंडेस 36, 23, 105, 108, 138 एंड 41, इसमें से आपको अच्छा खासा कवरेज किया जा सकता है इस बार एग्जाम में। और इंडेस 103, 110, 116, 32, 107, 109, 102, ये जो स्टार्ट वाले, इसका तो कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, वो तो श्योर शॉट हर बार उसमें से समाने वाला है। 109 पे प्लीज फोकस करो अच्छे से, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसमें से ज़्यादा सॉल्व करते मत बैठो। इंडेस 109 के मैक्सिमम सम्स कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाते हैं, मतलब एटलीस्ट एक आइडिया आ जाता है। बहुत से टेबल्स बनाने पड़ते हैं, 5-6 टेबल होते हैं कोई सम में, 5-6 टेबल में हर एक ईयर का कैलकुलेशन करना है, तो ज़्यादा लाइन वगैरह मारते मत बैठो, कैलकुलेशन खड़ कैलकुलेटर पे सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करने की कोशिश करो फॉर इंडेस 109। तो इंडेस 110 पे फोकस करो कंसोलिडेशन, उसमें से इस बार सम आने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। बाकी CSR पे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, हमारे अटेम्प्ट में CSR पे सम आके गया है, तो मुझे नहीं लगता कि वापस इस अटेम्प्ट में CSR पे कुछ पूछेंगे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा कंसोलिडेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें सारे, एक बार आपने पूरा पढ़ लिया ना, तो टेक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ टेस्ट सीरीज, कि ऐसा सोचो कि अभी मुझे सारे इंडेस आ गए, तो अभी मैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक सम सॉल्व करके देखता हूँ। तो उसमें से क्या किया रहेगा उन्होंने, कुछ तो अलग गड़बड़ करके दिया होगा बैलेंस शीट, या फिर कॉन्सेप्ट कुछ तो गलत लिखे होंगे, तो यू हैव टू मेक इट करेक्ट। सो बेसिकली यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स, तो उधर ही आपको पता चल जाएगा कि अरे यार हाँ मैं भूल गया यार, ठीक है। तो वापस एक बार जो इंडेस का क्वेश्चन है वो इंडेस पे गए, वहाँ से कॉन्सेप्ट उठा के वापस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सम सॉल्व कर लिया, तो आपका वो चैप्टर हो जाएगा। तो उसको ज़्यादा डरो मत, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सम्स हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आए तो मिनिमम अबाउट 10 का क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसमें भी आपका बहुत टाइम जाएगा। तो आई विल सजेस्ट कि फोकस ऑन द अदर इंडेक्स कॉन्सेप्ट्स, उसमें से ही कुछ तो कॉन्सेप्ट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर एक सम में आपको मिलेगा, तो कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग चैप्टर है ही नहीं वो। तो इतना ही था मेरे हिसाब से। A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी मैंने बनाया नहीं, C कैटेगरी ऐसा कुछ होता ही नहीं है मेरे हिसाब से, बस A एंड B होता है। और B का भी मैंने बताया छोड़ना नहीं है कुछ, बस आपको क्वेश्चंस पे फोकस करना है, और A कैटेगरी का कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस पे फोकस करना है। तो मेरे साइड से इतना ही था। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। FR में अगर और कुछ होगा, आपको लगता है कि यार मैंने मिस कर दिया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। और कीप स्टडिंग, अभी 60 डेज बाकी है, 60 डेज बहुत ज़्यादा होते हैं। एक ग्रुप आप दे रहे हो तो, 2 ग्रुप दे रहे हो तो भी नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू नो, तो यू कैन डू इट। सो लेट्स कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। बाय बाय।